हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 16 नवंबर 2024 और 16 नवंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए, इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, नवीन राम गुलाम को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? नवीन राम गुलाम हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है मालदीव्स, सेकेंड ऑप्शन है मॉरिशस, थर्ड ऑप्शन है ओमान, फोर्थ ऑप्शन है श्रीलंका। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, नवीन राम गुलाम को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस का। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नवीन राम गुलाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने कथित तौर पर स्वीकार किया है कि उनके गठबंधन एल अलायंस लेपेप को रविवार के संसदीय चुनाव के बाद भारी हार का सामना करना पड़ा है। अलायंस ऑफ चेंज गठबंधन के नेता 77 वर्षीय नवीन राम गुलाम हिंद महासागर द्वीप समूह के अगले नेता बनने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विक्रम मिस्री कौन है जिनका कार्यकाल 14 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया गया है? हु इज विक्रम मिस्री हुज टर्म हैज बीन एक्सटेंडेड टिल जुलाई 14, 2026? फर्स्ट ऑप्शन है फाइनेंस सेक्रेटरी, सेकेंड ऑप्शन है रेवेन्यू सेक्रेटरी, थर्ड ऑप्शन है फॉरेन सेक्रेटरी, फोर्थ ऑप्शन है होम सेक्रेटरी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, विक्रम मिस्री कौन है जिनका कार्यकाल 14 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, फॉरेन सेक्रेटरी। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने विस्तार को मंजूरी दे दी है। श्री मिस्री ने इस वर्ष 15 जुलाई को विदेश सचिव का पदभार ग्रहण किया। भारतीय विदेश सेवा के 1989 बैच के कैरियर राजनयिक राजदूत मिस्री ने विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और यूरोप, अफ्रीका, एशिया और उत्तरी अमेरिका में विभिन्न भारतीय मिशनों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नवंबर 2024 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने 3 राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 725.62 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन 3 राज्यों के नाम क्या हैं? In November 2024, a high-level committee headed by Union Home Minister Amit Shah approved 3 projects worth rate 725.62 crore for expansion and modernization of fire services in 3 states. What are the names of these 3 states? First option है छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड केरल। सेकेंड ऑप्शन है छत्तीसगढ़, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। थर्ड ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 725.62 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। समिति ने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के लिए 376.76 करोड़ रुपए, उड़ीसा के लिए 201.10 करोड़ रुपए और छत्तीसगढ़ के लिए 147.76 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। उच्च स्तरीय समिति में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी सदस्य शामिल थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत का पहला त्रिसेवा अंतरिक्ष अभ्यास किस शहर में शुरू हुआ है? इंडियाज फर्स्ट ट्राई सर्विसेज स्पेस एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास बिगन इन विच सिटी? फर्स्ट ऑप्शन है चेन्नई, सेकेंड ऑप्शन है बेंगलुरु, थर्ड ऑप्शन है न्यू दिल्ली, फोर्थ ऑप्शन है आगरा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारत का पहला त्रिसेवा अंतरिक्ष अभ्यास किस शहर में शुरू हुआ है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अंतरिक्ष में भारत के राष्ट्रीय रणनीतिक उद्देश्यों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से 3 दिवसीय त्रिसेवा अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 पहली बार दिल्ली में शुरू हुआ। यह अभ्यास मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ की रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास से अंतरिक्ष में राष्ट्रीय रणनीतिक उद्देश्यों को सुरक्षित करने तथा भारत की अंतरिक्ष क्षमता को सैन्य अभियानों में एकीकृत करने में मदद मिलने की उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कौन सी कंपनी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति के लिए सौर और पवन ऊर्जा क्षमताओं और संबंधित बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 550 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? विच कंपनी विल इन्वेस्ट रेट 550 करोड़ टू डेवलप सोलर एंड विंड पावर कैपेसिटीज एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर टू सप्लाई क्लीन एनर्जी टू नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट? फर्स्ट ऑप्शन है अडानी ग्रुप, सेकेंड ऑप्शन है टाटा पावर, थर्ड ऑप्शन है रिलायंस ग्रुप, फोर्थ ऑप्शन है बिरला ग्रुप। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, कौन सी कंपनी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति के लिए सौर और पवन ऊर्जा क्षमताओं और संबंधित बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 550 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, टाटा पावर। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। टाटा पावर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति के लिए सौर और पवन ऊर्जा क्षमताओं और संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 550 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में बनने वाले हवाई अड्डे को नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति के लिए नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ साझेदारी की है। टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड इस साझेदारी में अग्रणी भूमिका निभाएगी, जो संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो इंटरफेस का प्रबंधन करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि ये एनआईए की स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकताएं एक व्यापक विद्युत क्रय समझौते के माध्यम से पूरी हों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, आईआईटी मद्रास ने द्रव और तापीय विज्ञान में अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ सहयोग किया है। इस केंद्र के लिए इसरो कितने रुपए की सीड फंडिंग प्रदान करेगा? IIT Madras has collaborated with the Indian Space Research Organization ISRO to establish a center of excellence for research in fluid and terminal sciences. How many rupees will the ISRO provide seed funding for this center? फर्स्ट ऑप्शन है 1.84 करोड़ रुपी, सेकेंड ऑप्शन है 2.84 करोड़ रुपी, थर्ड ऑप्शन है 3.84 करोड़ रुपी, फोर्थ ऑप्शन है 4.84 करोड़ रुपी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए 1.84 करोड़ रुपी। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। आईआईटी मद्रास ने अंतरिक्ष यान और प्रक्षेपण यान के थर्मल प्रबंधन का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए इसरो के साथ साझेदारी की है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने द्रव और तापीय विज्ञान में अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ सहयोग किया है। इसरो इस केंद्र की स्थापना के लिए 1.84 करोड़ रुपए की प्रारंभिक निधि उपलब्ध कराएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नवंबर 2024 में किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी ने स्कूली छात्रों को रोबोटिक्स, कंप्यूटरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और 3D प्रिंटिंग में मुफ्त व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बेंगलुरु में एक सुविधा शुरू की है? In November 2024, which global technology company launched a facility in Bengaluru to provide underserved school students with free hands-on training in robotics, computing, artificial intelligence and 3D printing? फर्स्ट ऑप्शन है मेटा, सेकेंड ऑप्शन है अमेजॉन, थर्ड ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, फोर्थ ऑप्शन है IBM। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, नवंबर 2024 में किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी ने स्कूली छात्रों को रोबोटिक्स, कंप्यूटरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 3D प्रिंटिंग में मुफ्त व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बेंगलुरु में एक सुविधा शुरू की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अमेजॉन ने। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अमेजन इंडिया ने बेंगलुरु में एक सुविधा शुरू की है कि जो वंचित स्कूली छात्रों को रोबोटिक्स, कंप्यूटरिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और 3D प्रिंटिंग में मुफ्त व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करेगी। शुरुआती लोगों के लिए बुनियादी रोबोटिक्स और कोडिंग सीखने के लिए 3 से 4 घंटे के कार्यक्रम हैं। 6 घंटे के कार्यक्रम 2 दिनों में उन्नत रोबोटिक्स, प्रोग्रामिंग, प्रोटोटाइपिंग और डिजाइनिंग में गहराई से गोता लगाएंगे। सबसे उन्नत छात्रों के लिए कई महीनों के कार्यक्रम हैं। मेकर स्पेस में ऐसे क्षेत्र हैं जहां छात्र अपने रोबोट का निर्माण और परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुल कारोबार ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में कितने प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दिखाते हुए 236 ट्रिलियन रुपए को छू लिया है? द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री सेड दैट एग्रीगेट business of public sector banks has shown strong growth of how much % in the first half of the financial year 2024 to 2025 to touch rate 236 trillion? फर्स्ट ऑप्शन है 5%, सेकेंड ऑप्शन है 7%, थर्ड ऑप्शन है 11%, फोर्थ ऑप्शन है 15%।
जल्दी से बताइएगा दोस्तों। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुल कारोबार ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में कितने प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दिखाते हुए 236 ट्रिलियन रुपए को छू लिया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी 11%। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुल कारोबार ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में 11% की मजबूत वृद्धि दिखाई है, जो 236 ट्रिलियन रुपए को छू गया है। परिचालन और शुद्ध लाभ भी मजबूत रहा। परिचालन लाभ में साल दर साल आधार पर 14.4% की वृद्धि हुई, जो 1.5 ट्रिलियन रुपए रहा, जबकि शुद्ध लाभ में वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही में 25.6% की प्रभावशाली वृद्धि के साथ 85,520 करोड़ रुपए की वृद्धि देखी गई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का वैश्विक ऋण और जमा पोर्टफोलियो वर्ष दर वर्ष आधार पर 12.9% और 9.5% बढ़कर क्रमशः 102.29 ट्रिलियन रुपए और 133.75 ट्रिलियन रुपए हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व दयालुता दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड काइंडनेस डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? फर्स्ट ऑप्शन है 11 नवंबर को, सेकेंड ऑप्शन है 12 नवंबर को, थर्ड ऑप्शन है 13 नवंबर को, फोर्थ ऑप्शन है 14 नवंबर को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, विश्व दयालुता दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी 13 नवंबर को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विश्व दयालुता दिवस प्रतिवर्ष 13 नवंबर को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य ऐसे कई कार्यों को बढ़ावा देना है जो दुनिया भर में करुणा, सहानुभूति और सद्भावना को प्रेरित करते हैं। यह दिन दुनिया भर के लोगों से दयालुता के कार्य करने का आग्रह करता है, चाहे वे बड़े हो या छोटे, ताकि अधिक शांतिपूर्ण विश्व बनाने में मदद मिल सके। विश्व दयालुता दिवस एक अपेक्षाकृत नया स्मरणोत्सव है, जिसकी शुरुआत 1998 में विश्व दयालुता आंदोलन के गठन के बाद हुई थी। विश्व दयालुता आंदोलन एक विश्वव्यापी गैर सरकारी संगठन है, जिसका कोई राजनीतिक या धार्मिक जुड़ाव नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद की 25वीं बैठक कहां आयोजित की गई है? वेयर वॉज द 25th मीटिंग ऑफ द साउथ एशिया टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स काउंसिल हेल्ड? फर्स्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली, सेकेंड ऑप्शन है देहरादून, थर्ड ऑप्शन है नोएडा, फोर्थ ऑप्शन है शिमला। बताइएगा फ्रेंड्स, दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद की 25वीं बैठक कहां आयोजित की गई है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए न्यू दिल्ली में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद की 25वीं बैठक का उद्घाटन केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। यह बैठक SATRC सदस्यों के नियामकों के लिए सामान्य दूरसंचार और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित विनियामक और अन्य मुद्दों पर चर्चा और समन्वय के लिए प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। एशिया प्रशांत दूरसंचार समुदाय द्वारा SATRC की 25वीं बैठक आयोजित की गई है। इसकी मेजबानी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा नई दिल्ली में की जा रही है।
ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नजरिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।